जय हिंद। मैं पिंकू विद्यार्थी लाइव जेस में आपका स्वागत है। आज हम जातीय जनगणना पे चर्चा करेंगे। हमारे राज्य बिहार में कुछ दिन पहले यानी 102 दिन पहले जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है साहब। अब हर व्यक्ति की मन में हर तरह के सवाल चल रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जातीय जनगणना ये पहली बार हो रहा होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम जातीय जनगणना के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं कि जातीय जनगणना कब से शुरू हुई थी। तो देखिएगा, जातीय जनगणना की अगर बात किया जाए तो हमारे देश में जातीय जनगणना पहली बार 1881 में हुआ था, अंग्रेज के शासनकाल में, और ये लगातार 1931 तक हुई थी। यानी 1881 में पहली बार जातीय जनगणना हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में पहली बार जातीय का जनगणना 1881 में हुआ और ये 1931 तक ऐसा ही चलते रहा। तो देखिएगा, जनगणना जो होता है ना वो 10 वर्ष पे होती है। जनगणना कितने वर्ष पे होता है? तो 10 वर्ष पे होता है साहब। और पहली बार जनगणना की बात नहीं करें, पहली बार जातिगत जनगणना की बात करें हम। तो जनगणना होता है 10 वर्ष पर और पहली बार जातिगत जनगणना 1881 में हुआ। उसके बाद दूसरी बार साहब 1891 में हुआ और फिर तीसरी बार आपका 1901 में हुआ, फिर चौथी बार 1911 में हुआ, पांचवी बार 1921 में हुआ और छठी बार 1931 में हुआ। यानी देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी लगातार 6 वर्ष नहीं, लगातार 6 बार, यानी 10 का 60, लगातार 60 वर्ष तक जातीय जनगणना का रिपोर्ट हमें दिया गया। तो जातीय जनगणना पहली बार 1881 में होती है और ये लगातार 1931 तक होते रहती है। फिर अगले बार 1941 में भी जातीय जनगणना होती है साहब, लेकिन इस जातीय जनगणना का रिपोर्ट अंग्रेज सरकार हमें नहीं देता है। तो कहा जा रहा है कि 1941 में जातीय जनगणना तो हुई है लेकिन इसका आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया है। उसके बाद 1947 में देश आजाद होता है और जब 1947 में देश आजाद होता है तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और सरदार पटेल जैसे लोगों ने जातिगत जनगणना के विरोध करते हैं। यानी कहा जाता है कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे नेता ने तय किया कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, क्योंकि संविधान सभा में भी इस सवाल उठा था कि भारत में जब अंग्रेजों के शासनकाल में जातीय जनगणना होता था तो आजादी के बाद भी जातीय जनगणना होना चाहिए, जिस पर अंबेडकर जी, नेहरू जी, पटेल जी और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी, इन लोगों ने कहा कि भारत में जातीय जनगणना नहीं होगी और इन्होंने जातीय जनगणना का समर्थन नहीं किया। इन लोगों का कहना था कि अगर जातीय जनगणना होगा तो इससे समाज में मतभेद पैदा होंगे, समाज में विभाजनकारी होगी, एक दूसरे से लोग नफरत करेंगे जाति के नाम पर, तो जातीय जनगणना उचित नहीं है, ऐसा इन लोगों का कहना था साहब। अब देखिएगा, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना हुआ था 1951 में। देखिएगा, स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना हुआ 1951 में, जिसमें किसी भी जाति की जनसंख्या नहीं गिनी गई, जैसे जनरल, ओबीसी किसी का नहीं, लेकिन एससी और एसटी की संख्या गिनी गई थी साहब। तो कह रहा है कि आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई। आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई। इसमें सभी जातियों के बजाय सिर्फ एससी और एसटी की गिनती हुई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाई हमें तो बताया गया संविधान में कि जातीय जनगणना करवाने से मतभेद होगा, जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, तो फिर एससी एसटी का गणना करने का मकसद क्या है? तो देखिएगा, एससी एसटी का गणना इसीलिए किया गया क्योंकि संविधान में उसे आरक्षण दिया गया था साहब। अगर किसी को आप आरक्षण दिए हुए हैं, किसी को बोले कि आपको हम इतना बजट देंगे, आरक्षण देंगे, तो फिर उसकी जनसंख्या भी गिननी बहुत जरूरी है। अगर हम किसी को कहते हैं कि अगर आपको 500 रुपया देंगे, तो 500 रुपया देंगे तो उसमें कितना व्यक्ति हो तो गिनना पड़ेगा ना। तो सरकार को एससी और एसटी को आरक्षण देना था साहब, क्योंकि संविधान में ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दे दिया गया था। तो उस अनुसूचित जाति और जनजाति को जो आरक्षण मिला था, इसके लिए 1951 में उसकी जनसंख्या गिनी गई थी, समझे ना।
तो कभी ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए कि हमारे देश में पहली बार जनगणना आज़ादी के बाद हमारे देश में पहली बार जनगणना 1951 में हुआ। किसी जाति की जनसंख्या नहीं गिनी गई, लेकिन किसे गिन लिया गया? SC ST को। क्यों? क्योंकि संविधान में उसे आरक्षण दिया हुआ था। चलिए अब देखिएगा आगे क्या होता है। जब बताया जाता है कि जब 80 की दशक आती है ना, तो पहले क्या था, बड़े बड़े पार्टियां थी, लेकिन जब 80 की दशक आती है, यानी 1980 के आसपास की बात हो रही है, तो जब 80 की दशक आती है तो हमारे देश में बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी का उत्पत्ति होती है साहब। और क्षेत्रीय पार्टी का जो ऑक्सीजन होता है ना, वो उसका जाते होता है। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी का ऑक्सीजन उसका जात होता है साहब। सभी क्षेत्रीय पार्टी लोग अपनी जात पे चलती है। तो जब कोई भी क्षेत्रीय पार्टी जब जात को लेकर चलेगा तो पक्का है वो अपने जात को का प्रमोशन करेगा, उसका बढ़ावा देगा। तो देखिएगा 80 की दशक में जातियों पर आधारित कई क्षेत्रीय पार्टी बनी, और ये क्षेत्रीय पार्टी का मकसद ये था कि हम अपनी जाति को बढ़ावा दें। अब देखिएगा इसी दौरान जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी के नेता काशीराम ने किया था। बहुजन समाज पार्टी, याद कीजिएगा, बहन कुमारी मायावती की बात हो रही है, समझना, जिनके बारे में बताया जाता है कि देश की पहली महिला हरिजन मुख्यमंत्री है। बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, और ये देश की प्रथम महिला हरिजन मुख्यमंत्री थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री नहीं, प्रथम महिला हरिजन मुख्यमंत्री। तो मायावती से पहले काशीराम थे, और काशीराम ने बोले थे कि जिस जाति की संख्या ज्यादा उस जाति का आरक्षण सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। तो कभी आपसे सवाल पूछा जाए कि जिस जाति की संख्या ज्यादा उसका आरक्षण ज्यादा, ऐसे बात कौन बोले थे? तो आपका है काशीराम। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इसी दौरान जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के नेता काशीराम ने कहा था, काशीराम ने की थी। काशीराम को कहना था कि जिस जाति की संख्या ज्यादा होगी उसे आरक्षण ज्यादा मिलना चाहिए। चलिए अब आगे देखिएगा साहब, बताया जाता है कि संविधान में SC ST को तो आरक्षण दे दिया गया, लेकिन 1979 ईस्वी में 1979 ईस्वी में भारत सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जातियों के लिए आरक्षण देने के मसले पर मंडल कमीशन की गठन की गई साहब। यानी कहने का मतलब है कि 1979 ईस्वी में एक मंडल कमीशन की गठन हुई। 1979 ईस्वी में एक मंडल कमीशन की गठन हुई, और इनको कहना था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े जाति है उसे भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जातियों को आरक्षण देने के लिए 1979 ईस्वी में मंडल कमीशन का गठन किया गया, और ये मंडल कमीशन ने OBC को आरक्षण देने की सिफारिश कर दिया, और इन्हीं के सिफारिश पर 1990 ईस्वी में OBC को आरक्षण मिल भी गया साहब। अब जैसे ही OBC को आरक्षण मिला तो अब समान वर्ग के लोगों ने इसका विरोध किया। तो अब देखिए किसको किसको आरक्षण मिल गया? SC को मिला हुआ है ये था, ST को मिला है ये था, अब OBC को मिल गया। चलिए अब देखिएगा साल 2010 की बात है, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने मनमोहन सिंह पर जातिगत जनगणना कराने का दबाव बनाया। यानी 2010 में बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव और उत्तर प्रदेश के नेताजी मुलायम सिंह यादव ने मनमोहन सरकार पर, यानी कांग्रेस सरकार पर यह दबाव बनाया कि भारत में जातिगत जनगणना करवाया जाए। 2010 में उनकी दबाव में भारत में जातिगत जनगणना हुआ साहब, समझना। और यहां तक कि कांग्रेस की पिछड़ी जाति का नेता भी यही बात कर रहा था। उनकी दबाव में भारत में जातिगत जनगणना 2013 में पूरा हो गया, लेकिन ये कांग्रेस सरकार ने इस जनगणना को सार्वजनिक नहीं किया साहब, यानी वो सार्वजनिक नहीं किया। यानी हम फिर से बोल देते हैं, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव ने कहा कि भारत में जातिगत जनगणना करवा दी जाए। इसमें पिछड़े वर्ग के जो कांग्रेस नेता थे वो भी समर्थन में आ गए हैं। उनकी दबाव में 2013 में जातिगत जनगणना संपन्न भी हो गया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसका जो डेटा जो होता है ना, उस डेटा को सार्वजनिक नहीं किया। चलिए अब आगे की बात करते हैं।
अब ध्यान देगा, अब ध्यान देगा। चलिए अब वर्तमान समय की बात करते हैं। बिहार में जाति का जनगणना हो गया है। बिहार जाति का जनगणना करवाने वाला भारत का पहला राज्य नहीं है। बिहार जाति का जनगणना करवाने वाला भारत का तीसरा राज्य है साहब, क्योंकि बिहार से पहले जाति का जनगणना राजस्थान में हो चुका था और कर्नाटक में हो चुका था, तो ध्यान दीजिएगा, जाति का जनगणना की बात किया जाए तो क्या बिहार जाति का जनगणना करवाने वाले भारत के पहले राज्य है? तो नहीं साहब, बिहार जाति का जनगणना करवाने वाले भारत के पहले राज्य नहीं, बल्कि भारत के तीसरे राज्य है। इनसे पहले जाति का जनगणना आपका राजस्थान में हो चुका था और कर्नाटक में हो चुका था। क्लियर? देखिएगा 2023 में जब भारत में जाति का जनगणना हुआ, उसमें भारत की आबादी 13 करोड़ से ज्यादा बता दिया गया, यानी बताया गया कि भारत की जो आबादी है वो 13 करोड़ से ज्यादा है। यानी अब 13 करोड़ मान लीजिए अभी, तो अभी एक जनगणना तो केंद्र सरकार में होना बाकी है, लेकिन जाति का जनगणना के आधार पर बिहार की कुल आबादी बताया जा रहा है 13 करोड़। चलिए 25% आबादी में बढ़ोतरी हुई है साहब। अब देखिए जाति का जनगणना हुई है तो फिर जात का तो चर्चा उठेगा ही। तो देखिएगा बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जात हो गया साहब यादव, समझना। बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जो जात है वो यादव है। इनकी आबादी 1,46,50,119 है। यानी बिहार में कुल यादवों की संख्या 1,46,50,119 है साहब। अगर बिहार में 100% आबादी है तो 100% में यादवों की जो परसेंट है वो है 14.26%, 14.26%। तो कभी भी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक आबादी वाला जात कौन है, मतलब किस जाति की आबादी सबसे अधिक है, वो कौन सी जाति है? यादव जाति। चलिए अब ग्रुप की बात करते हैं। बिहार में किसका कितना आबादी है साहब? तो देखिएगा बिहार में पिछड़ा वर्ग जो है ना, पिछड़ा वर्ग की जो आबादी है वो 27.12% है। बिहार में पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12% है। और बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो आबादी है वो 36.01% है। याद रखिएगा, बिहार में सबसे अधिक आबादी अगर ग्रुपिंग के हिसाब से देखा जाए तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है साहब। तो अगर पूछा जाए कि बिहार में सबसे अधिक आबादी किसका है, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है। अब अनुसूचित जाति की बात किया जाए तो इनकी आबादी है साहब 19.65%। और अनुसूचित जनजाति की बात किया जाए तो इनका आबादी है 1.68%। यानी बिहार में सबसे कम आबादी इन्हीं का है, अनुसूचित जनजाति का, जिसको हम एसटी बोलते हैं, समझना। अब बिहार में सबसे अधिक आबादी इनका है साहब। इनका आबादी बिहार में सबसे अधिक है और इनका आबादी बिहार में सबसे कम है। यानी बिहार में सबसे अधिक आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है 36.01%। और बिहार में सबसे कम आबादी अनुसूचित जनजाति का है, जिनका है 1.68%। सामान्य वर्ग का जो आबादी जो है ना वो 15.52% है। कुल आबादी बिहार का 13 करोड़ से ज्यादा है। चलिए अब तक जो बातें हो रही थी वो जाति पे बात हो रहा था, अब आते हैं हम धर्म पर। देखिएगा बिहार की सबसे बड़ी धर्म जो है ना वो है साहब हिंदू धर्म। बिहार की सबसे बड़ी जो धर्म है वह हिंदू धर्म। बिहार की कुल आबादी में से हिंदुओं की जो आबादी है वह 81.9%, यानी अब लगभग 82% बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहार में हिंदू 81.9% है और मुस्लिम जो है ना वो 17.7% है। और हिंदू और मुस्लिम के बाद थोड़ा सा ये वाला इसको काट देते हैं, हिंदू मुस्लिम का रिकॉर्ड सही बताया, इसका रिकॉर्ड गलत किया हुआ है। तो हिंदू और मुस्लिम के बाद तीसरी सबसे बड़ी जो आबादी है ना बिहार का वो है साहब ईसाई। कौन हो गया? ईसाई। तो बिहार की सबसे बड़ी आबादी हो गई हिंदू, हिंदू के बाद दूसरा स्थान पे मुस्लिम है, तीसरा स्थान पे ईसाई है, चौथे स्थान पे सिख है, पांचवें स्थान पे बौद्ध है और छठे स्थान पे जैन है। इसे भी माइंड में रखिएगा, क्योंकि हमें जहां तक लग रहा है कि एग्जाम में बिहार की तीसरी सबसे बड़ी आबादी पूछ सकता है, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी आबादी जो है वो हिंदू है, दूसरे पे मुस्लिम है। तो शायद उसको पता होगा कि पहला दूसरा तो हर कोई बता देगा, तीसरे वाला से पूछ देगा। तो तीसरे वाले पूछेगा तो आपको क्या बोलना है कि बिहार की तीसरी सबसे बड़ी जो आबादी है वो क्या है? ईसाई।